हाय एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो हमने सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सेक्शन सी तक कंप्लीट कर लिया था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सारे देख लिए थे। अब सेक्शन डी पर आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 था, गिव सजेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो आपको कुछ सजेशंस देनी है और याद रखना है ये 5 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा आपको लेंथ का ध्यान रखना है। ओके, आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के, कैसे हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज क्रूशियल टू अर्थ, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर हेल्दी क्रॉप्स एंड लॉन्गेविटी ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। 3 मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन के। क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन। इट इज अ मेथड इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. Growing different crops ensures that the soil is not deficient in nutrients and it also reduces tillage which is harmful to our soil. तो क्रॉप रोटेशन मीन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर एक ही लैंड पर एक ही तरह की क्रॉप उगाते हैं। तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अगर उगाएंगे तो वो उसमें क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। हम बॉडी के एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर हम एक ही तरह की चीज़ें खाएंगे तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें सारी पूर्ति होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही। अगर हम डिफरेंट टाइप्स की हर तरह के चीज़ें खाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। रिलीज क्या होता है, फसल को उगाने से लेकर जुताई तक, जुताई से लेकर जो हम कटाई करते हैं, तो इस प्रोसीजर में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज़ करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो जो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो क्या करती हैं, हार्म करती हैं सॉइल को और उसकी फर्टाइलिटी को ख़त्म कर देती है, जिससे वो उसकी उपजाऊ क्षमता वो चली जाती है और बंजर भूमि बन जाती है। तो ये अच्छा कंजर्वेशन मेथड है। सेकंड है इसका कंटोर प्लोइंग। Second method है the method of sowing and plowing crops along a right angle to the slope of a geographical area is called contour plowing. It is a method that follows the natural contour lines of fields to reduce soil damage caused by running water. तो हिल एरियाज पर या माउंटेन्स पर आपने ऐसी फार्मिंग देखी होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसी लाइंस वगैरह नहीं बनी होती, ऐसे लाइंस के अकॉर्डिंग वो खेती करते हैं, जिससे क्या हो, सोइल डैमेज नहीं हो पाती और सारी क्रॉप्स में पानी अच्छी तरह स्प्रेड हो जाता है। जैसे जो नेचुरल लाइंस बनी होती है तो उनके अकॉर्डिंग ही फार्मर खेती करते हैं और ये अच्छा मेथड है जिससे सोइल डैमेज ना हो, सोइल इरोजन ना हो। सेकेंड है प्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में कैसे करें, इन दिस मेथड द लैंड इज प्लोड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट सोइल फ्रॉम इरोजन क्यूज्ड बाय विंड। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। तो तीनों ही बहुत अच्छे मेथड है कंजर्वेशन के लिए, सोइल के बचाव के लिए, क्योंकि सोइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम करेंगे क्या, खेती ही नहीं होगी। अगर इतनी ज़्यादा डैमेज कर देंगे, टॉप लेयर बिल्कुल इसकी डैमेज हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ भी फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेथड्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनालाइज द नीड ऑफ फ्री जुडिशरी। फ्री जुडिशरी की क्या नीड है, और में दे रखा मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन दोनों को ही देखते हैं। The judiciary includes the court at various levels like Supreme Court, High Court, Court at district levels. तो इसके levels होते हैं, सबसे हाई कौन सा कोर्ट होता है, सुप्रीम, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ऐसे ऐसे इसका लेवल डाउन होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। द कोर्ट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट एंड पनिश द गिल्टी। तो जुडिशरी का काम ही क्या होता है, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को। अगर किसी का जो लॉ है वोलेट हो रहा है तो उसको एंश्योर करना, पनिश करना, क्रिमिनल है उनको पनिश करना, उनको क्या सजा देना। टू एंश्योर दैट द जजमेंट इज गिवन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द प्रोविजन फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होती है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी और जो एग्जीक्यूटिव हैं या फिर लेजिस्लेटिव हैं ये इंटरफेयर करेंगे तो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल वे में ये अपना वर्क नहीं कर पाएगी। जुडिशरी का सिस्टम है वो फेयर तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाएगा और इसमें डिस्टर्बेंस होगी, जिससे क्या है, जस्टिस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट किया गया है कि इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल करते हैं तो क्या होता है, ये filed in a court of law for the protection of public interest. Any matter where the interest of the public at large is affected can be redressed by filing a public interest litigation in a court of law such as pollution, terrorism, road safety, construction hazards, etc.
तो क्या होता है इसमें, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, बच्चे काम करते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग का वो वर्क करते हैं, तो उनको अपने लोग के बारे में कुछ नहीं पता कि ये इलीगल है, कानून में ऐसा अपराध माना जाता है ऐसा करना। तो अगर कोई भी उनसे सहानुभूति रखे और हेल्प के लिए अगर कोई पेटिशन फाइल कर दे कि ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं, ये इलीगल है, तो यही क्या हो जाएगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स है। तो उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए अगर हम कोई पेटिशन डाल देते हैं तो वही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। जैसे पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन हैजर्ड, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चीफ ऑब्जेक्टिव होता है बिहाइंड PIL इज एंश्योरिंग जस्टिस टू ऑल एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो सबके लिए जस्टिस एंश्योर करना, सबको समान न्याय मिले और उनके वेलफेयर के लिए काम करना, प्रमोट करना। इट इज़ जनरली यूज टू सेफ गार्ड ग्रुप इंटरेस्ट एंड नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर विच फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड। तो ये किस लिए होता है, ग्रुप इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है, ना कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। मीन्स कोई पूरा का पूरा ग्रुप है तो उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए उन्हें ये काम करता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट्स हैव द राइट टू इशू PILs। तो सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास क्या होती है, पावर होती है कि PIL इशू कर पाए। ठीक है, आगे समझ में। अब सेक्शन ई पर आते हैं जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस है। एक पैराग्राफ मिलेगा आपको नीचे, फिर उसके क्वेश्चंस है। पैराग्राफ रीड करते हैं। द जड्स लाइक द अदर स्टेट्स, द जड्स कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th centuries. Under their leader Churaman, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. For a while they became the virtual custodians of the city of Agra. The Jats were prosperous agriculturists, and towns like Panipat, Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them. Under Surajmal, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. His son Jahir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughals. तो हमने पैराग्राफ रीड कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रेन जड्स एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। तो किसके शासन में उन्होंने कंट्रोल कर लिया था टेरिटरीज पर, तो ये दे रखा अंडर द लीडर चूरामान दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये लाइन लिख देना। मेंशन एनी वन ट्रेडिंग सेंटर अंडर द जट रूलर्स। तो कौन सा ट्रेडिंग सेंटर है, देखो, द जट्स वर प्रोस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट एंड टाउन्स लाइक पानीपत, बल्लभगढ़ बिकेम इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। तो सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हेन डिड नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली एंड व्हाट वर हिज कॉन्सिक्वेंसेस। तो कब क्या था, देखो लाइन दे रखी है 1739 में मैनी ऑफ द सिटीज नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम देखते हैं। नादिर शाह रूलर थे ईरान के, सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 में। इन दिल्ली को पूरा लूट लिया था एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट्स ऑफ वेल्थ। एज अ रिजल्ट द मुगल ट्रेजरी बिकम वैकेंट। तो एज अ रिजल्ट क्या परिणाम हुआ, जो मुगल ट्रेजरी थी वो बिल्कुल वैकेंट हो गई, खाली हो गई। दिल्ली टर्न्ड इनटू अ डेजर्टेड प्लेस। द वेल्दी नाउ बिकम बेगर्स। जो अमीर लोग थे, वेल्दी पर्सन थे, प्रोस्पेरस थे, वो बैगर बन गए, भिखारी बन गए, सब कुछ लूट लिया। नंबर 11 है, पैसेज रीड करते हैं। इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existed on the earth, human environment reveals the activities, creations, and interactions among human beings. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this environment? Natural environment: the car fumes pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो रीड कर लिया हमने। क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। एक एग्जाम्पल बताना है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन कैसा इन्वायरमेंट बना देता है, कैसा ह्यूमन बनाता है, कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, जिससे क्या हो जाता है, पूरा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। तो यही ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन चेंज इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन कैसे चेंज करता है, एक्टिविटीज़ वो करता है जिससे एनवायरनमेंट वो पूरा चेंज हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, कार फ्यूम्स पोल्यूट द वाटर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पोट, फूड सर्व्ड इन वेसल्स, लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, वो पोल्यूट कर देता है। ह्यूमन बींग्स कार बनाता है, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ये 2-3 लाइन लिख देना, 2 मार्क्स का है, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं।
During the debate in the assembly, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. We usually hear about them or see them in news channels or in the papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of legislative assembly. In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. तो किसके बारे में? लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो मेंबर कौन है? मेंबर कौन होते हैं? एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो वन फंक्शन बताना है तो क्या करते हैं? एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. तो ये यहाँ तक ये आप लिख देना. हाउ डू वी नो अबाउट द डिसीजंस टेकन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. तो असेंबली में जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो हमें कैसे पता लगता है? न्यूज़ चैनल्स के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू. हम कोई न्यूज़पेपर रीड करते हैं या फिर टीवी में हम कोई न्यूज़ देखते हैं, उसके थ्रू हमें डिसीजन का पता लगता है. ओके. 10 क्वेश्चन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide, fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड. तो कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड को बचा सकते हैं? तो वन मेथड बताना है. तो ये बहुत सारे मेथड दे रखे हैं, फॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग. तो ये सारे ही इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अस. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्यों नेसेसरी हमारे लिए? तो इनके बिना तो हम एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगी लाइफ. अब आप अपनी सराउंडिंग देखो, वाटर देखो, माउंटेन्स, हिल्स, लैंड, ट्रीज होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल कहाँ पर है? तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए नेसेसरी हैं. हम मिनरल्स लेते हैं धरती से, कितनी सारी चीज़ें निकालते हैं. अगर ये ना हो तो क्या हम यहाँ पर रह पाएंगे? क्या संभव होगा हमारा यहाँ पर रहना? तो ये हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए भी. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज ग्रोइंग पॉपुलेशन ए क्यूज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो एक क्यूज कैसे बन गया है, कारण कैसे बन गया डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. तो यहाँ से लाइन ले लेना, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज. अब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी. फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, जगह जगह इंडस्ट्री बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो इससे क्या है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही हमें. तो इससे क्या होता है, डिजीज होती हैं. तो क्या है, जो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है और नेचुरल रिसोर्सेज इसकी वजह से कम हो रहे हैं. तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है. ओके. तो 2 मार्क्स का आप इसमें से कुछ अपने पास से भी आप लिख सकते हो मॉडिफाई करके. ओके. अब सेक्शन एफ है मैप बेस्ड क्वेश्चंस. तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो ला दूंगी, एक 1 मिनट वाली. उसमें आपको ये सारे ही बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़, झांसी, उसमें मैप में पॉइंट करके आपको समझा दूंगी. ओके. तो इसी के साथ हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया, सारे क्वेश्चंस देख लिए. अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके आप देख लेना. इफ यू अंडरस्टूड दिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.